एक बर्फीला तालाब और मौत की किताब। लोकेशन मूनलाइट रेल्म, एकांत बर्फीली पहाड़ियां। मूनलाइट रेल्म की उस घनी रहस्यमयी दुनिया से बहुत दूर एक ऐसी ऊंची और सुनसान पहाड़ी थी जहां की हवा हड्डियों के अंदर तक चुभती थी। यहां एक बहुत ही शांत लेकिन जमा देने वाला बर्फीला तालाब था। इस तालाब का पानी ऊपर पहाड़ों की पिघलती हुई शुद्ध बर्फ से बना था। यह पानी किसी शीशे की तरह एकदम साफ, पारदर्शी और नीले रंग का था। तालाब के किनारे की पथरीली जमीन पर कुछ ऐसी दुर्लभ जादुई जड़ी बूटियां और नीले पत्तों वाले पेड़ उगे हुए थे जो सिर्फ इसी जमा देने वाले तापमान में ही जिंदा रह सकते थे। हवा यहां इतनी साफ थी कि हर एक सांस के साथ फेफड़ों में स्पिरिचुअल एनर्जी का तेज बहाव महसूस होता था। इसी बर्फीले तालाब के किनारे एक बड़ी सी चट्टान पर ध्रुवांश बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसका ऊपरी शरीर बिना कपड़ों के था और उसके मजबूत सिक्स पैक एब्स और सीने के निशान उसके पिछले कई सालों के जानलेवा संघर्षों की गवाही दे रहे थे। कुछ देर की गहरी साधना के बाद ध्रुवांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथ में वो पुरानी लेदर से बाइंड की हुई किताब थी जो उसे उसकी मां सुभद्रा ने दी थी। ध्रुवांश ने उस किताब का पहला पन्ना खोला। किताब का पन्नों से एक अजीब सी प्राचीन और ठंडी महक आ रही थी। पन्ने के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी भाषा में लिखा हुआ था, फ्रोजन वॉर्टेक्स। ध्रुवांश ने अपनी गॉड रुद्र वाली तेज समझ और फोकस के साथ उस किताब में लिखी हर एक लाइन, हर एक वार्निंग को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वहां जो लिखा था वो किसी भी आम हंटर की रूह कंपाने के लिए काफी था। फ्रोजन वॉर्टेक्स हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और वर्जित तकनीकों में से एक है। ये कला साधारण बर्फ या आइस एलिमेंट को नियंत्रित करने का कोई जादुई स्पेल नहीं है, बल्कि ये इस ब्रह्मांड से तापमान के अस्तित्व को ही दबाने और खत्म कर देने की ईश्वरीय शक्ति रखती है। जब कोई साधक इस तकनीक की साधना शुरू करता है तो सबसे पहले उसका अपना शरीर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसकी त्वचा ठंडी पड़ने लगती है, नीली पड़ने लगती है, रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, नसों में खून जमने लगता है और दिल की धड़कन ऐसे धीमी हो जाती है जैसे किसी जमी हुई गहरी झील के नीचे कैद हो गई हो। इसी असहनीय दर्द और सेल्फ फ्रीजिंग के कारण इतिहास में अधिकांश लोग इस तकनीक का पहला चरण सीखने से पहले ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। लेकिन जो इस नर्क को सह लेते हैं वो फ्रोजन वॉर्टेक्स के सिर्फ उपयोगकर्ता नहीं रहते, वो खुद साक्षात आइस एम्परर का रूप बन जाते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करते ही आसपास का तापमान किसी भी नेचुरल लॉ को तोड़कर असामान्य गति से गिरने लगता है। हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मौत के समान कठिन हो जाता है और कुछ ही पलों में यूजर का पूरा डोमेन एक मौत की सफेद चादर में बदलने लगता है। इसके प्रभाव में आने वाला हर जीव, हर दुश्मन धीरे धीरे अपनी सारी ताकत, अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खोने लगता है। मांसपेशियां पत्थर की तरह जकड़ जाती हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, हथियार हाथ से छूट जाते हैं और शरीर कांपते हुए अपने ही नियंत्रण से बाहर होने लगता है। सबसे भयानक प्रभाव दुश्मन की हड्डियों पर पड़ता है, क्योंकि जब फ्रोजन वॉर्टेक्स अपने चरम पर पहुंचता है तो ठंड सिर्फ बाहर नहीं, शरीर के अंदर रूह तक घुस जाती है। दुश्मन की हड्डियां अंदर से जमने लगती हैं, जोड़ कठोर होकर लॉक हो जाते हैं और दुश्मन की हर एक हरकत उसके लिए एक असहनीय पीड़ा में बदल जाती है। कमजोर लोग इस अवस्था में कुछ ही पलों में फ्रीज होकर मर जाते हैं और जो मजबूत होते हैं, एम्परर, ग्रैंड मास्टर, वो भी ज्यादा देर तक इसका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि ये तकनीक किसी ताकत से नहीं लड़ती। ये तकनीक सीधा दुश्मन की जीवित रहने की क्षमता से लड़ती है। इसीलिए फ्रोजन वॉर्टेक्स को कोई युद्ध की तकनीक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आने वाली मौत कहा जाता है। और जो भी योद्धा इसे पूरी तरह नियंत्रित कर ले वो योद्धा नहीं रहता, वो एक चलता फिरता शीतकाल बन जाता है। ये पूरी जानकारी पढ़ने के बाद ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली। हवा में उसके मुंह से सफेद भाप निकली। उस पुरानी किताब के मुताबिक इस फ्रोजन वॉर्टेक्स के टोटल 6 पार्ट थे, लेकिन उस किताब में साफ लिखा था कि हिस्ट्री में आज तक कोई भी पार्ट 3 से आगे नहीं बढ़ पाया था। जिसने भी पार्ट 4 ट्राई करने की कोशिश की उसकी बॉडी अंदर से जमकर शीशे की तरह टूट गई।
लेकिन ध्रुवांश का एनालिटिकल दिमाग बहुत तेजी से दौड़ा। ध्रुवांश ने किताब के पन्नों के पुरानेपन को छूते हुए मन ही मन कहा, इस किताब में जो डेटा और वार्निंग्स लिखी हैं वो सब हंटर रेवोल्यूशन आने से पहले की हैं। मतलब जब दुनिया में इंसानों के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होता था। ये तकनीक तब आम इंसानों द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, इसीलिए ये उनके लिए इतनी जानलेवा थी। ध्रुवांश की आंखों में एक तेज चमक आ गई। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। हंटर पावर्स आने के बाद इंसानी शरीर की सहने की क्षमता करोड़ों गुना बढ़ चुकी है। क्या पता अब तक मेरे उन बड़े नाना या छोटे नाना ने इस तकनीक के पूरे 6 पार्ट सीख लिए हों। वो इस तकनीक में कितने मास्टर होंगे। मुझे उनसे लड़ने से पहले इस तकनीक को खुद डिकोड करना होगा। ये सोचते हुए ध्रुवांश ने उस किताब का पार्ट 1 वाला पन्ना खोला। पार्ट 1, फ्रॉस्ट ब्रेथ, जमा देने वाली सांस। ये फ्रोजन वॉर्टेक्स का फाउंडेशन है। इसमें साधक को बाहर की ठंड को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर के तापमान को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए 0 पर लाना है। सांस लेने का पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। हवा अंदर लेते ही उसे फेफड़ों के अंदर एक बर्फीली धुंध में कन्वर्ट करना होता है। साधक को किसी बहुत ही ठंडी जगह बैठकर वहां की ठंडी स्पिरिचुअल एनर्जी को सीधा अपने फेफड़ों में खींचना होगा। अगर सांस छोड़ने में 1 सेकंड की भी देरी हुई तो साधक के फेफड़े शीशे की तरह जम जाएंगे और अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। शुरुआती ट्रेनिंग में भयानक खांसी के साथ मुंह से खून और बर्फ के छोटे टुकड़े निकलते हैं। साधक का दिल जमने लगता है और उसे अपने दिल की धड़कन को जानबूझकर इतना धीमा करना पड़ता है कि वो प्रैक्टिकली रुका हुआ महसूस हो। ध्रुवांश ने वो किताब एक पत्थर पर रखी। मुझे खुद को अंदर से जमाना होगा। ध्रुवांश ने उस बर्फीले तालाब के बिल्कुल किनारे कड़कड़ाती ठंड में पालथी मारकर ध्यान लगा लिया। उसने फ्रॉस्ट ब्रीदिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने उस बर्फीली तालाब की ठंडी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक गहरी सांस के साथ अपने फेफड़ों में खींचा। सांस अंदर जाते ही सिर्फ 2 बार वो ठंडी सांस लेने के बाद ही ध्रुवांश को अपने सीने में एक भयानक भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों में हजारों ठंडी सुइयां घुसा दी हों। ध्रुवांश पागलों की तरह खांसने लगा और उसकी खांसी के साथ उसके मुंह से खून और बर्फ के छोटे टुकड़े छिटककर सामने पड़े पत्थरों पर गिरे। उसका सीना दर्द से फट रहा था, लेकिन ध्रुवांश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक रिकवरी पोशन निकाला, उसे गटागट पीकर अपने फेफड़ों को हील किया और दोबारा से आंखें बंद करके शुरू कर दिया। इस बार वो पूरे 1 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहा। उसने उस बर्फीली हवा को अपने अंदर होल्ड किया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खांसने लगा। हालांकि इस बार मुंह से खून नहीं आया था, सिर्फ ठंडी भाप निकली थी। ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोलीं। वो हाँफ रहा था। ये तरीका गलत है, ध्रुवांश ने उस किताब की उन कमियों को याद करते हुए सोचा। उसने फिर से आंखें बंद की और सांस लेना स्टार्ट किया। इस बार उसने अपनी गॉड रुद्र वाली सुप्रीम सेंसेस का इस्तेमाल किया। वो अपनी माइंड आई से अपनी ही बॉडी के एक एक कोने को, एक एक नस को साफ साफ देख पा रहा था। जैसे ही मेरे फेफड़े फूलते हैं और ये ठंडी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे दिल में जाती है, मेरा दिल उस ठंडी एनर्जी को खून में मिक्स करके पूरी बॉडी में पंप कर देता है। यही इस तकनीक की लय है। ध्रुवांश उस तकनीक की लय को पूरी तरह समझ गया था, लेकिन ध्रुवांश को इस पूरी फ्रोजन वॉर्टेक्स तकनीक में एक बहुत ही बड़ी कमी नजर आ रही थी। इस तकनीक को लगातार करना बहुत मुश्किल है। मतलब ये फ्रॉस्ट ब्रेथ बैटलफील्ड में ज्यादा देर तक नहीं चल पाती है। अगर कोई इसे यूज करके अपने सामने वाले दुश्मन को खत्म भी कर दे और फिर अचानक से पीछे से कोई दूसरा दुश्मन आ धमके, तो ये तकनीक किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि इसे दोबारा एक्टिवेट करने में टाइम लगता है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से यूजर की अपनी बॉडी जम सकती है। ध्रुवांश इसकी असली वजह जानता था। इसकी वजह है फाउंडेशन का कमजोर होना। सिंह फैमिली के लोग इसे सिर्फ एक बैटल टेक्निक की तरह ऑन और ऑफ करते होंगे। किसी ने भी आज तक अपने सांस लेने के नेचुरल तरीके को ही चेंज करके परमानेंट फ्रॉस्ट ब्रेथ नहीं बनाई होगी। तभी ध्रुवांश के दिमाग में गॉड रुद्र के वो पुराने जन्म के संस्मरण चमक उठे। रुद्र ने अपने सुप्रीम गॉड पिता से एक बात सीखी थी। उनके पिता ने ब्रह्मांड की अनगिनत तकनीकों को इवॉल्व किया था, उनकी कमियों को दूर करके। रुद्र, उनके पिता की वो भारी ईश्वरीय आवाज ध्रुवांश के दिमाग में गूंजी। कभी भी किसी भी तकनीक को सिर्फ सीखो मत, तकनीक को अपनी बॉडी और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो, उसे अपनी आदत बना लो, तो वो तकनीक दुनिया में तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकेगा। ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखों में एक शिकारी वाली चमक थी। मैं इस फ्रॉस्ट ब्रीदिंग को अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग में बदल दूंगा, 24/7। खाते पीते सोते लड़ते मैं सिर्फ इसी तरह सांस लूंगा। और फिर ध्रुवांश ने वही किया। अगले कई दिनों तक वो उसी बर्फीले तालाब के किनारे रहा। वो मूनलाइट के उसी एकांत हिस्से में शिकार करता, साधना करता, सोता। लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपनी उस फ्रॉस्ट ब्रीदिंग को बंद नहीं किया। वो खांसता, दर्द से तड़पता, पोषण पीता, लेकिन वो उसी तरह सांस लेता रहा। और आखिरकार जब उसे लगा कि अब वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना किसी दर्द के फ्रॉस्ट ब्रेथ ले पा रहा है, तो उसने उस किताब का पार्ट 2 खोला। पार्ट 2, ग्लेशियल वेन्स टेक्निक। जब फेफड़े बर्फीली हवा सहने लायक हो जाते हैं तो उस ठंड को शरीर के खून और स्पिरिचुअल वेन्स में फ्लो करवाना होता है। इस स्टेप के पूरा होने के बाद यूजर का खून हल्के नीले रंग का होने लगता है और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग। अब साधक को बाहर के बजाय सीधे जमा देने वाले ग्लेशियल जल या बर्फ से भरे टैंक के अंदर प्रवेश करना होगा। उसे अपनी नसों में बह रहे खून को उस फ्रीजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी से रिप्लेस करना होगा। खतरा। नसों के अंदर बर्फ के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे नसों के अंदर हजारों ठंडी सुइयां शरीर को अंदर से फाड़ रही हैं। अगर यूजर ने इस भयानक दर्द के दौरान अपनी विल पावर थोड़ी सी भी कमजोर की तो उसकी सारी नसें एक झटके में फट जाएंगी और वो हमेशा के लिए उस जगह में एक जमी हुई लाश बनकर रह जाएगा। ध्रुवांश ने किताब बंद की। उसने अपने नंगे शरीर के साथ बिना किसी झिझक के उस जमा देने वाले नीले तालाब के अंदर छलांग लगा दी। स्प्लैश। पानी इतना ठंडा था कि किसी भी आम हंटर की स्किन वहां 1 सेकंड में काली पड़कर सड़ जाती। ध्रुवांश तालाब की गहराई में जाकर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी फ्रॉस्ट ब्रीदिंग को फुल पावर पर किया और उस तालाब की बर्फीली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी नसों में खींचने लगा। पानी के अंदर ध्रुवांश के मुंह से बुलबुले निकले। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी नसों में पिघला हुआ तेजाब डाल दिया हो। बर्फ के क्रिस्टल्स उसकी नसों को अंदर से छील रहे थे। इस दर्द को सहते सहते ध्रुवांश कई बार पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश होता तो उसका शरीर एक लाश की तरह तैरकर तालाब के ऊपर आ जाता। जब उसे होश आता तो वो फिर से गोता लगाता और फिर से नर्क के उस दर्द को सहता। कई दिनों की इस जानलेवा पागलों वाली प्रैक्टिस के बाद आखिरकार ध्रुवांश कामयाब हो गया। अब उसके शरीर का खून हल्का नीला हो चुका था। उसकी त्वचा छूने पर किसी ग्लेशियर जैसी ठंडी लगती थी। उसे अपने शरीर की कोल्ड को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना आ गया था। कुछ दिन उसी पार्ट 2 पर मेहनत करने के बाद जब उसकी नसें पूरी तरह से उस बर्फ की आदी हो गईं, तो ध्रुवांश आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ा। पार्ट 3, द परमाफ्रॉस्ट डोमेन टेक्निक। अब तक की ठंड यूजर के अंदर थी। अब उसे अपनी उस आंतरिक ठंड को बाहर की दुनिया पर प्रोजेक्ट करना है। यूजर अपने आसपास एक छोटा सा वॉर्टेक्स क्रिएट करता है जहां हवा भारी हो जाती है और सब कुछ जमने लगता है। ट्रेनिंग और खतरा। इसे सीखने के लिए यूजर को किसी ऐसी जगह पर ध्यान लगाना होता है जहां भयानक आग और गर्मी हो और यूजर को अपनी उस आंतरिक ठंड से उस बाहरी आग को बुझाना होता है। खतरा। जब यूजर की वो भयानक इंटरनल ठंड बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो सबसे पहले यूजर के खुद के इंटरनल ऑर्गन्स यानी फेफड़े, दिल को अपना शिकार बनाती है। अगर यूजर का ध्यान एक माइक्रो सेकंड के लिए भी भटका तो वो वॉर्टेक्स बाहर यानी हवा में बनने के बजाय यूजर के अंदर ही सीने में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारा शरीर पल भर में एक डेड आई स्टैचू बन जाता है। ध्रुवांश ने एक सूखी जगह चुनी। उसने वहां लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लगाया और अपनी फायर एलिमेंट की पावर से वहां एक भयंकर आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगीं। ध्रुवांश उस धधकती हुई आग के बिल्कुल बीचों बीच जाकर बैठ गया। आग की गर्मी उसकी स्किन को जला रही थी। मुझे अपनी ठंड को इस आग से लड़ने के लिए बाहर धकेलना है। ध्रुवांश ने अपनी नीली नसों में एनर्जी फ्लो की, लेकिन कई दिनों तक पागलों की तरह ट्राई करने के बाद भी ध्रुवांश इस पार्ट 3 यानी वोर्टेक्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था।
वो कई बार उस आग में झुलसते झुलसते बचा था। हालांकि ध्रुवांश फायर बॉर्न था, आग उसे जलाकर राख नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी सिर्फ फ्रॉस्ट ब्रीदिंग यानी बर्फ को ही अपने अंदर बसाए हुए थी, और बर्फ की फितरत होती है आग से रिएक्ट करना। सिंपल वे में समझें तो ध्रुवांश की जान को आग से कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसका खुद का नर्वस सिस्टम और उसकी बॉडी ध्रुवांश को उस आग से बचने और बाहर भागने के लिए सिग्नल दे रही थी। बॉडी का ये फेयर रिस्पॉन्स उसे फोकस नहीं करने दे रहा था। एक दिन ध्रुवांश ने अपने आसपास बहुत सारी लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठी की और उनमें एक भयानक आग लगा दी। वो उस आग के बीच में बैठा ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन आग बेकाबू हो गई। वो आग आसपास के कुछ बड़े पेड़ों तक पहुंच गई और एक बहुत ही विशाल जलता हुआ पेड़ क्रैश टूटकर सीधा ध्रुवांश के सिर पर गिरने ही वाला था। ध्रुवांश ने आंखें खोली। वो जलता हुआ पेड़ उसके बिल्कुल ऊपर था। भागो, उसकी बॉडी ने चिल्लाया, लेकिन ध्रुवांश अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी फायर पावर यूज नहीं की। उसने उस मौत को देखकर अपना सारा डर, अपना सारा फोकस एक ही पॉइंट पर लॉक कर दिया। बाहर निकलो, वो ध्रुवांश अपनी रूह से दहाड़ा, और आखिरकार मौत के उस प्रेशर में वूं ध्रुवांश ने वो फ्रोजन वॉर्टेक्स यूज कर ही लिया। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में ध्रुवांश के शरीर से एक नीले रंग की रूह कंपा देने वाली शॉक वेव फूटी। उसके आसपास की हवा एक झटके में इतनी ठंडी हो गई कि हवा में मौजूद नमी बर्फ की चादर बनकर ध्रुवांश के चारों तरफ एक बवंडर की तरह घूमने लगी। कर कर वो जलता हुआ विशाल पेड़ जो ध्रुवांश के सिर पर गिरने वाला था, वो आग की लपटों के साथ ही हवा में ही जमकर एक पत्थर बन गया और ध्रुवांश से बस 1 इंच दूर हवा में रुक गया। ध्रुवांश की बॉडी जो पसीने से चमक रही थी, उसके उभरे हुए 6 बैक एब्स और सीने पर एक बहुत ही बारीक चमकती हुई बर्फ की लेयर बन गई थी। फ्रोजन वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते ही ध्रुवांश की वो हल्की नीली आंखें अब और भी गहरी नीली हो गई थीं, और वो भी परमानेंट। वो बहुत ही धीरे धीरे एक शाही अंदाज में सांस ले रहा था। उसके मुंह से सिर्फ ठंडी सफेद भाप निकल रही थी। ध्रुवांश का लुक अब और भी ज्यादा सीरियस, कोल्ड और डेडली हो गया था। वो देखने में किसी साक्षात आइस एम्परर की तरह लग रहा था, जिसका बर्फ और तापमान पर फुल कंट्रोल हो। देखते ही देखते उस पूरे इलाके के वो जलते हुए पेड़, पौधे, घास, यहां तक कि वो आग की लपटें भी सब जमकर आइस स्टैचूज में बदल गए। उस जगह पर एक भयानक शीतकाल आ चुका था। ध्रुवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके कदमों के नीचे की जमीन पर बर्फ जम रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और एक बहुत ही ठंडी, खौफनाक आवाज में कहा, मैं आ रहा हूं वर्खजान कॉन्टिनेंट। क्या होगा जब ध्रुवांश फ्रोजन वॉर्टेक्स जैसी वर्जित तकनीक के साथ अपने नाना यानी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर के सामने खड़ा होगा? क्या हंटर ऑर्गेनाइजेशन का घमंड हमेशा के लिए टूट जाएगा? कहानी अब एक बहुत ही ब्रूटल और गूज़बम्प्स वाले महायुद्ध की ओर बढ़ चुकी है। स्काई सिटी मूनलाइट रेल्म, मीटिंग रूम। फ्रोजन वॉर्टेक्स की उस नर्क जैसी जमा देने वाली ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ध्रुवांश अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर की वो नीली आग अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, लेकिन कई गुना ज्यादा जानलेवा हो चुकी थी। वो स्काई सिटी के अपने पैलेस के एक बहुत ही सुरक्षित मीटिंग रूम में बैठा था। उसके सामने एम्परर शिवाय बैठे हुए थे। ध्रुवांश ने अपनी ब्लैक कॉफी का सिप लिया और बहुत ही सीरियस टोन में कहा, शिवाय भाई, मैं वर्खजान कॉन्टिनेंट जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी असली पहचान के साथ नहीं, बल्कि एक फेक आइडेंटिटी के साथ वहां एंटर करूंगा। वजह मैं आपको बता चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि हंटर ऑर्गेनाइजेशन या सिंह फैमिली को मेरी भनक लगे जब तक कि मैं खुद उनके सामने खड़ा ना हो जाऊं। शिवाई ने बहुत ही समझदारी से हाँ में सिर हिलाया। वो जानता था कि ध्रुवांश जो भी करता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान होता है। ठीक है ध्रुवांश, शिवाई ने रिलैक्स होकर कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। यहाँ मूनलाइट और डीएच लैंड का सारा सिस्टम मैं संभाल लूंगा। मेरे होते हुए यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तभी शिवाई को कुछ याद आया। और हाँ, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं, लेकिन लेडी एम्परर आर्ना ने ओबेरॉय मैंशन और द्रोना एकेडमी दोनों से हमेशा के लिए रिजाइन कर दिया है। क्या? ध्रुवांश हल्का सा चौंका। हाँ, शिवाई ने बताया, वो अपनी फैमिली के पास वापस वर्खजान ही चली गई है। तुम्हें तो पता ही होगा उसकी जड़ें वहीं से जुड़ी हैं। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, ताकि अगर वर्खजान में तुम्हें कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम या लोकल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो तुम उसे कांटेक्ट कर सको। मैं उसका एनक्रिप्टेड नंबर भेज दूंगा। ध्रुवांश ने हाँ में सिर हिलाया।
आरना का वहां होना उसके लिए एक हिडन कार्ड साबित हो सकता था। मीटिंग खत्म होने के बाद ध्रुवांश सीधा महान कारीगरों रिकार्डो, हडसन और जैक की सीक्रेट लैब में गया। वहां से उसने अपनी फेक आइडेंटिटी के लिए कुछ नए कस्टमाइज हथियार, हाई ग्रेड दवाइयां और खाने की कुछ स्पेशल जादुई चीजें अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर की और फिर बिना किसी शोर शराबे के वो मूनलाइट से निकलकर डीएच लैंड आ गया। डीएच लैंड में उसने सिर्फ कबीर से मुलाकात की। कबीर ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ध्रुवांश के लिए एक बहुत ही सॉलिड फेक आईडी और पासपोर्ट तैयार करवा दिया था। वो दोनों डीएच लैंड के एक बहुत ही बड़े और सीक्रेट पोर्ट पर खड़े थे, जहां से ध्रुवांश का शिप वर्खजान के लिए निकलने वाला था। ध्रुवांश ने कबीर से हाथ मिलाया। ईशा का और मूनलाइट का ख्याल रखना कबीर, ध्रुवांश ने बहुत ही भारी आवाज में कहा। कबीर ने भी बहुत ही सीरियस होकर हाँ में सिर हिलाया। ध्रुवांश मुड़ा और वो अपना लंबा ब्लैक कोट पहने हुए उस विशाल शिप पर चढ़ गया। उसी वक्त लोकेशन मूनलाइट रेल्म, स्काई सिटी। आयत पागलों की तरह पूरे स्काई सिटी के पैलेस में ध्रुवांश को ढूंढ रही थी। उसे अभी अभी किसी गार्ड से पता लगा था कि मास्टर ध्रुवांश अपनी उस लंबी और सीक्रेट ट्रेनिंग से वापस लौट आए हैं। आयत खुशी के मारे उड़ रही थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो पैलेस के जिस भी कमरे, जिस भी लैब में गई उसे ध्रुवांश नहीं मिला। उसने हडसन और रिकार्डो से पूछा तो उन्होंने आंखें चुराते हुए डरी हुई आवाज में बताया, मलिका, मास्टर आए तो थे, लेकिन वो बस कुछ ही देर के लिए आए थे। शायद वो कुछ दिनों के लिए मूनलाइट से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सुनते ही आयत का दिल धक से रह गया। वो भागते हुए सीधा एम्परर शिवाय के पास गई। शिवाय अपनी कुर्सी पर बैठकर चिल कर रहा था। आयत ने गुस्से और बेबसी से पूछा, शिवाय, ध्रुवांश कहाँ हैं? शिवाय ने बहुत ही मासूमियत से कंधे उचकाते हुए कहा, अरे ब्लड क्वीन, वो मुझसे मिलने तो आया था, लेकिन वो कहाँ गया ये तो मुझे भी नहीं पता। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। असल में शिवाय झूठ बोल रहा था, क्योंकि ध्रुवांश ने खुद उसे ऐसा बोलने के लिए कहा था। आयत की आंखें नम हो गईं। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। शिवाय ने उसे जाता हुआ देखकर एक ठंडी सांस ली और मन ही मन कहा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा ध्रुवांश ने कहा था कि ब्लड क्वीन पागलों की तरह उसे ढूंढती हुई आएगी, और अगर मैंने सच बता दिया तो वो पूरा मूनलाइट सिर पर उठा लेगी। वहीं समंदर के बीचों बीच शिप के किनारे पर खड़ा ध्रुवांश समंदर की उन उठती हुई लहरों को बहुत ही शांत और उदास नजरों से देख रहा था। समंदर की ठंडी हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और बहुत ही धीमी दर्द भरी आवाज में हवाओं से कहा, मुझे माफ करना आयत। अगर मैं तुम्हें बताकर आता तो तुम मेरे साथ आने की जिद करती और मैं तुम्हें रोक भी ना पाता, और अगर तुम मेरे साथ आती तो तुम्हारी वजह से वर्खजान में सबका ध्यान मुझ पर जाता। मैं बहुत आसानी से हंटर ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में आ जाता और मेरी फेक आइडेंटिटी किसी काम की नहीं रहती। मुझे अकेले ही जाना होगा। वहीं मूनलाइट में आयत ब्लड मून सिटी के रास्ते पर बहुत ही भारी कदमों से चल रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। आप कितने दुष्ट और पापी इंसान हैं ध्रुवांश, आयत ने अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन बहुत ही प्यार और गुस्से से कहा। मुझे बिना मिले ही चले गए। सबसे मिले, कारीगरों से मिले, शिवाय से मिले, सिर्फ मुझसे ही नहीं मिले। तभी सामने से एल्डर रैल आते हुए दिखाई दिए। एल्डर रैल ने बहुत ही इज्जत से झुककर आयत को ग्रीट किया। प्रणाम मलिका। आयत ने भी वापस अपने आंसू छुपाते हुए एल्डर रैल को ग्रीट किया। लेकिन तभी एल्डर रैल ने अपनी मासूमियत यानी बेवकूफ़ी में पूछ लिया, क्या आप मास्टर ध्रुवांश को ढूंढ रही हैं मलिका? असल में वो कुछ वक्त पहले ही मुझे स्काई सिटी की गेट पर मिले थे। शायद वो कहीं जा रहे थे। बूम! ये लाइन सुनते ही आयत को लगा जैसे किसी ने उसके जले हुए दिल पर नमक और तेजाब एक साथ रगड़ दिया हो। आयत की मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसके नाखूनों से खून निकल आया। उसकी आंखें खूनी लाल हो गईं। उसके शरीर से एक ऐसा खौफनाक किलिंग इंटेंट निकला कि उसके पैरों के नीचे की मजबूत जादुई जमीन भी क्रैक क्रैक करके चटकने लगी। एल्डर रैल को यह खौफनाक नज़ारा और कहानी समझते एक सेकंड की भी देर नहीं लगी। हे भगवान! एल्डर रैल के पसीने छूट गए। एल्डर रैल ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही झूठी और डरी हुई हंसी लाते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मलिका, मुझे इजाज़त दें। मुझे याद आया कि मेरा कुछ बहुत ज़रूरी काम बाकी है। मैं चलता हूँ। ये बोलकर एल्डर रैल, जो खुद एक ग्रैंड मास्टर लेवल का हंटर था, वो वहाँ से अपनी जान बचाकर ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया हो। बहुत दूर जाकर एक गली में छुपकर एल्डर रैल ने अपनी हाँफती सांसें कंट्रोल की। बाप रे बाप, बच गया आज तो। लगता है मास्टर ध्रुवांश बिना मलिका को मिले और बताए ही चले गए, और शायद मैं इसकी असली वजह भी जानता हूँ। आयत गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है, आप एल्डर रैल से भी मिलकर गए, सिर्फ मुझसे ही नहीं मिले। आपको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। बस एक बार वापस आइए। वहीं शिप के किनारे खड़ा ध्रुवांश छींकते हुए कहता है,
लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। जरूर मिस मलिका ही मन धमकी दे रही होंगी। लोकेशन: वर्खजान कॉन्टिनेंट, द हिमफोर्ट, कंट्री कैपिटल सिटी एम्बर सिटी। कई दिनों के लंबे और थका देने वाले पानी के सफर के बाद वर्खजान कॉन्टिनेंट के हिमफोर्ट देश के नॉर्थ ईस्ट किनारे पर बसा वो विशाल और अति आधुनिक शहर दिखाई दिया। ये एम्बर सिटी थी। यही वो कैपिटल सिटी थी जहां द्रोणा एकेडमी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स और दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था सुप्रीम हंटर ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेस मौजूद था। पूरी इंसानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को यहीं से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन जब से ड्रैकमोरा यानी डीएच लैंड, फैमिलिया, ई गेट अलग होकर मूनलाइट के साथ आया था, तब से यहां वर्खाजान का पूरा सिस्टम और पॉलिटिक्स बदल चुकी थी। द्रोणा एकेडमी का झुकाव अब ड्रैकमोरा मूनलाइट की ओर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि द्रोणा को पता था कि दुनिया का असली फ्यूचर अब मूनलाइट रेल्म ही है। इस बात पर हंटर ऑर्गेनाइजेशन यानी सिंह फैमिली द्रोणा पर बहुत दबाव डाल रही थी। मार्केट में कई खबरें फैली हुई थीं कि द्रोणा जल्द ही वर्खाजान को छोड़कर हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाला है, या फिर द्रोणा 2 हिस्सों में बंटने वाला है। ध्रुवांश का शिप आखिरकार एम्बर सिटी के विशाल डॉक पर आकर लगा। ध्रुवांश ने जैसे ही अपना पहला कदम एम्बर सिटी की जमीन पर रखा, उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अथाह पैसा, लग्जरी और पावर की भगदी सी चकाचौंध दिखाई दी। ये शहर इतना डेवलप था कि यहाँ की इमारतें बादलों को चीर रही थीं। सड़कों पर कोई नॉर्मल कार थी ही नहीं। हर गाड़ी करोड़ों की या आर्मर्ड व्हीकल थी। यहाँ सड़क पर चलने वाला कोई भी इंसान गरीब या मिडिल क्लास नहीं था। सबने डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। यहाँ एम्बर सिटी में लगभग दुनिया के सभी ग्रैंड मास्टर्स रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो सब यहीं पैदा हुए थे। असल में एम्बर सिटी इतनी लग्जरी और सेफ थी कि हर कोई यहाँ रहना चाहता था, लेकिन यहाँ रहने की परमिशन आम इंसानों को थी ही नहीं। यहाँ सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोग या सबसे पावरफुल हंटर्स ही बाहर से आकर रह सकते थे, वो भी बहुत भारी कीमत चुकाकर। लेकिन ग्रैंड मास्टर्स के लिए यहाँ एम्बर सिटी में सब कुछ फ्री था। यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें रहने के लिए खुद अपनी तरफ से बहुत बड़े बड़े और आलीशान विला गिफ्ट करती थी। उनकी एक अलग ही वीआईपी पहचान और रिस्पेक्ट होती थी। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर्स को यहाँ रहने के लिए ही हर साल इतने पैसे मिलते थे जितने एक आम हंटर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता था। ये यहाँ की गवर्नमेंट हंटर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही स्मार्ट मास्टर प्लान था। ग्रैंड मास्टर्स को फ्री में लग्जरी देकर उन्होंने दुनिया की सारी पावर को एक ही शहर यानी एम्बर सिटी में इकट्ठा कर लिया था। ध्रुवांश, जिसने सिर्फ एक बहुत ही नॉर्मल सी ब्लैक शर्ट और कार्गो पैंट पहनी हुई थी, वो अपना बैग लिए सड़क पर चल रहा था। आते जाते हुए वो अमीर लोग ध्रुवांश को और उसके उन नॉर्मल कपड़ों को बहुत ही घृणा और अजीब नजरों से घूर कर देख रहे थे, जैसे कोई कीड़ा उनके शहर में आ गया हो। हालांकि वो बेवकूफ अमीर इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस नॉर्मल लड़के को वो गरीब समझकर घूर रहे हैं, उसके मूनलाइट अकाउंट में इतना पैसा और इतना सोना भरा पड़ा था कि वो इस एम्बर सिटी में मौजूद हर एक इंसान से कहीं ज्यादा अमीर था। लेकिन ध्रुवांश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ध्रुवांश जानता था कि मूनलाइट या ड्रैकमोरा का सारा पैसा मिलाकर भी वो इस एम्बर सिटी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी तक मूनलाइट या ड्रैकमोरा की खुद की कोई करेंसी नहीं थी। वो सब और दुनिया की बाकी सभी देश सिर्फ एक ही बैंक, द डायमंड बैंक से जुड़े हुए थे, और ये डायमंड बैंक इसी एम्बर सिटी हंटर ऑर्गेनाइजेशन का था। हर ट्रांजैक्शन, हर कैश का लेन देन इसी बैंक से होता था। मतलब ये एक वर्ल्ड बैंक था जो दुनिया की सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। ध्रुवांश ने उन ऊंची इमारतों को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और मन ही मन एक बहुत ही खतरनाक विजन बनाया। अगर मूनलाइट को दुनिया का सबसे असली पावर हाउस बनाना है तो मुझे खुद का पेमेंट सिस्टम और अपनी खुद की करेंसी पूरे ड्रैकमोरा पर लानी होगी। और फ्यूचर में जब वर्खजान के लोग मूनलाइट की जादुई चीजें और हथियार खरीदना चाहेंगे तो उन्हें भी मूनलाइट की करेंसी में ही पे करना होगा। तभी मूनलाइट फाइनेंशियली इस हंटर ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें काट पाएगा। ध्रुवांश अभी अपने इन्हीं इकोनॉमिक प्लान्स के बारे में सोचता हुआ भीड़ भाड़ वाली एक बहुत ही लग्जरी सड़क पर चल ही रहा था कि ठपक, अचानक एक शख्स जिसने काले रंग की लेदर जैकेट और उसकी कैप पहनी हुई थी, वो बहुत ही तेजी से चलता हुआ जानबूझकर ध्रुवांश के कंधे से जोर से टकराया। उस टक्कर से ध्रुवांश तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और होश में आ गया।
वो शख्स बिना सॉरी बोले, बिना मुड़े, बहुत ही कैजुअल और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो शख्स अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। झटके से उस शख्स की नजर अचानक अपने दाएं हाथ पर गई। ध्रुवांश ने उस शख्स की कलाई को अपने हाथ से एक लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ लिया था और उस शख्स के उस हाथ में ध्रुवांश का फोन और उसका वॉलेट था। ये शख्स एक पॉकेट मार था और उसने दुनिया के सबसे खतरनाक डेविल की जेब काटने की जुर्रत कर दी थी। ध्रुवांश ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से उस शख्स का चेहरा देखने के लिए उसकी जैकेट की कैप को पीछे हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन वो चोर कोई आम इंसान नहीं था, वो एक हंटर था। जैसे ही ध्रुवांश का हाथ कैप के पास पहुंचा, स्वूश, उस शख्स ने बिजली की रफ्तार से अपनी बॉडी को हवा में ट्विस्ट किया और एक बहुत ही जोरदार जानलेवा किक सीधा ध्रुवांश के चेहरे पर जड़ दी। ये किक इतनी फास्ट और टेक्निकल थी कि कोई आम हंटर इसे देख भी नहीं पाता। चेहरा शरीर का सबसे वीक स्पॉट होता है, लेकिन वो ध्रुवांश था। ध्रुवांश ने अपनी फ्रोजन वॉटेक्स या कोई डिवाइन पावर यूज नहीं की। वो अपनी फेक आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता था। उसने बहुत ही नॉर्मल स्पीड दिखाते हुए अपने सिर्फ हथेलियों से उस किक को ब्लॉक कर लिया। बैम! किक ब्लॉक होते ही उस चोर को ध्रुवांश की पकड़ से छूटने का मौका मिल गया। वो चोर तेजी से वहां से भागा। उसने एक रुकी हुई कार के बोनट पर जंप किया और वहां से हवा में उछलकर ट्रैफिक लाइट के पोल पर पैर रखकर सामने वाली एक बड़ी सी शॉप की छत पर छलांग लगा दी और वो उस शॉप की दूसरी तरफ एक बहुत ही पतली और सुनसान गली में कूद गया। वो चोर उस गली में एक बड़ी सी डस्टबिन के ऊपर लैंड किया। उसने अपनी सांसें कंट्रोल की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर तक उस पतली और अंधेरी गली में भागने के बाद उसने रुककर अपने पीछे मुड़कर देखा। पीछे पूरी गली खाली थी। ध्रुवांश उसे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। बच गया। उस चोर ने अपने मन में एक गहरी सांस ली। वो बंदा कोई नॉर्मल लड़का नहीं था। उसकी पकड़ में जो ताकत थी वो किसी हाई लॉर्ड की तरह थी। शुक्र है मैं टाइम पर निकल आया। लेकिन एक बहुत ही शांत, बर्फ जैसी ठंडी और रूह कपा देने वाली आवाज बड़ी देर कर दी यहां तक आने में। वो आवाज चोर के पीछे से नहीं बल्कि उसके ठीक सामने से आई थी। उस चोर ने झटके से सामने देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं। सामने उसी सुनसान गली में एक बंद ढक्कन वाली बड़ी सी डस्टबिन के बिल्कुल ऊपर ध्रुवांश बैठा हुआ था। उसकी एक टांग लटक रही थी और उसने अपना सिर अपने हाथ पर टिकाया हुआ था। उसकी गहरी नीली आंखें उस अंधेरे में भी उस चोर को बहुत ही बोरियत और शिकारी वाली नजरों से घूर रही थीं। क्या ये इंसान मेरे आगे कैसे पहुंच गया? मैंने तो इसे पीछे छोड़ दिया था। इसकी स्पीड क्या है? ध्रुवांश ने डस्टबिन से नीचे छलांग लगाई। धप! क्या होगा अब आगे? क्या ये चोर सिर्फ एक मामूली पॉकेट मार है या फिर ये हंटर ऑर्गेनाइजेशन का कोई खुफिया जासूस है? ध्रुवांश अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ इस शहर में क्या तूफान लाने वाला है? कहानी अब एक बहुत ही सस्पेंसफुल और डार्क अंडरवर्ल्ड वाले मोड में एंटर कर रही है।